हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना हिस्ट्री को। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सारे सब्जेक्ट्स को मैं आपके पास डिलीवर करूंगा, लेकिन चूँकि प्रॉब्लम ये है कि रमज़ान का वक्त है और रमज़ान के वक्त में टाइम की काफ़ी शॉर्टेज होती है। तो अभी फ़िलहाल मैथ्स ही चल रहा है हमारा, उसके अलावा और दूसरा सब्जेक्ट लाइफ साइंस भी स्टार्ट किया था मैंने, तो वो थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन कोशिश करते हैं, अभी मेरा प्रॉमिस आपसे कि रमज़ान के बाद से ईद ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ईद में थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। उसके बाद ईद के बाद से आपको कंटिन्यूअस लेक्चर मिलेंगे, वो भी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया, टाइम वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। और प्लस ये भी एक बात है कि ऑफलाइन सभी एग्ज़ाम चल रहे हैं 11th एंड 12th बोर्ड के, तो जो ऑफलाइन मेरे ट्यूशन से जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी देखना पड़ रहा है अभी, तो उसकी वजह का थोड़ा सा टाइम का और भी ज़्यादा शॉर्टेज हो गया। खैर, टाइम तो फिर भी निकालना है आपके लिए और बात आपसे करना है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री को। ठीक है, आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है टोटल 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो पहला जो चैप्टर्स है उसको हम अभी करते हैं साइड में, हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर से। ठीक है, पहले चैप्टर से बहुत कम मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल उस चैप्टर में दिया है, तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे। एज अ विटामिन उसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग साइड से लेते रहेंगे। ठीक है, लेकिन मेन जो हमारा डेली जो 3 टाइम का खाना है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर से। तो आज का वीडियो पूरा इंट्रोडक्टरी होने वाला है सेकंड चैप्टर के लिए, कि इस चैप्टर में मैं भी इस लेक्चर में आपको ये बता दूंगा कि इस चैप्टर में जो कहानी है वो एक्चुअल में क्या दी गई है आपको पढ़ने के लिए। आपको ये अगर क्लियर हो जाएगा कि इस पूरे चैप्टर का ओवरऑल क्या कंसेप्ट बनता है, किस थीम पर ये पूरी चैप्टर लिखी गई है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसी चीज़ को मैं आप अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो कॉपी या कलम निकाल लीजिए, अगर कुछ बात आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उस बात को आप नोट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना किसी इंतजार का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी या कलम निकाल के अब तैयार रहिए। तो देखिए, जो सेकेंड चैप्टर उसका नाम है आपका रिफॉर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड चैप्टर की जो कहानी है वो है 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेकर के 1900 के जो बीच का टाइम पीरियड है वो। अब इस टाइम पीरियड में जो हमारा उस वक्त जो इंडियन सोसाइटी था, उस वक्त क्या सिचुएशंस थी इंडियन सोसाइटी में, किस तरह के अंधविश्वास थे लोगों के बीच में, किस तरह से लोग पढ़ाई लिखाई से दूर भागते थे, या किस तरीके से लोग अंग्रेजी ज़बान से दूर भागते थे, इन सब चीज़ों को बताया गया है। फिर ये बताया गया है कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को ख़त्म किया गया, किस तरीके से अंधविश्वास के खिलाफ लड़ा गया, उसको ख़त्म किया गया, अंग्रेजी ज़बान के लिए जागरूकता लाई गई लोगों के बीच में। ये सारा पूरा है आपका थीम इस चैप्टर का। तो कहानी शुरू होता है आपका 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से, जहाँ से आपका जो पहला पार्ट है चैप्टर का, उसमें ये आपको दिए गए न्यूज़पेपर्स के बारे में। जो उस टाइम के न्यूज़पेपर्स थे बहुत सारे, बंगाल गैजेट से, एजेटिक मिरर है, बहुत सारे नाम से, हम लोग लेक्चर में उसको 1 बाय 1 सब देखेंगे। ठीक है, तो वो जो न्यूज़पेपर थे उस वक्त क्या कर रहे थे, उस वक्त की जो सोसाइटी में जो भी सारी बुराइयां हो रही थी, जस्ट फॉर एग्जांपल सती का रस्म बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसको कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। सती ये एक ऐसा रस्म था कि अगर किसी औरत का हस्बैंड मर जाता है तो उस हस्बैंड को जब जलाया जाता है तो इस औरत को भी उसकी चिता में जला दिया जाता था। ये रस्म था सती का। और अगर कोई औरत किसी भी कारण अगर बच जाती है इस रस्म से, तो उस औरत को ज़िंदगी भर ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर की जाती थी जो किसी भी इंसान के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं है। मतलब उसको दूसरी शादी तो करने देने नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी उसे किसी भी तरह का शौक़ अरमान अपना, यानी कि ना वो ज़िंदगी भर उसको अपना एक सादा साड़ी पहन कर ज़िंदगी उसको गुजारनी है, अगर इसके अलावा कुछ और अगर वो पहनती है तो उसे समाज जीने नहीं देगा। कुछ इस तरह के हालात उस वक्त थे। इसके अलावा बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज उस वक्त बहुत ज़्यादा उरूज पर थे। उरूज मतलब बहुत ज़्यादा उसका चलता था उस टाइम। 12 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। इन शॉर्ट अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो लड़की जब बालिग हुई तो उनकी शादी कर दी जाती थी। इस तरीके का रस्म व रिवाज पहले था। और दूसरा, औरतों को ख़ास तौर से पढ़ने नहीं दिया जाता था। वैसे तो पढ़ाई लिखाई में सभी लोग पीछे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मर्द थे या जो लड़के थे उनको कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए प्रमोट किया जाता था, बट लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए प्रमोट नहीं किया जाता था। तो इन सारी बुराइयों को उस वक्त के न्यूज़पेपर्स ने अपने लिखावट के अंदाज में सोसाइटी के सामने पेश किया, कि ताकि लोग समझे कि प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ पर, एंड देन उसके बाद इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और इसको ठीक किया जाए। तो आवाज़ उठाने के लिए किसी न किसी को तो सामने आना होगा, तभी आवाज़ उठेगी। कैसे उठेगी आवाज़? तो इसके लिए बहुत सारे लोगों का नाम सामने आता है। मैं 2-3 लोगों का नाम आपको बताता हूँ। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय।
ये सबसे पहला नाम है जिन्होंने सती के रस्म के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, और विद्यासागर भी इसके बाद आए थे जिन्होंने इसका साथ लिया था। फिर राजा राधाकांत देव भी थे हमारे, और भी बहुत सारे लोग थे। इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से, इन लोगों के बीच में जा जाकर मेहनत किया, उनको ये समझाया, ये बताया कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है, किसी भी इंसान के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, हमें उसको ज़िंदगी जीने का हक देना चाहिए। हमारा पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी भी औरत को ये कह दें कि भाई तुम्हारा हस्बैंड अगर मर गया है तो आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ये फैसला करना हमारा नहीं है। ये सारी चीज़ों को उन लोगों ने समझाया, मैदान पर जा फील्ड में लोगों को जा के बात की, समझाया, और आखिरकार इसका रिजल्ट भी निकला। सती की रस्म को बाद में ख़त्म भी किया गया। इस तरीके से विद्यासागर ने खास तौर से 2 चीज़ों पर मेहनत की थी, एक वुमेन्स एजुकेशन और विडेज रीमैरिज एक्ट, यानी कि बेवाओं की दूसरी शादी की जाए, और साथ ही साथ औरतों की तालीम की तरफ भी उन्होंने खास तौर पे तवज्जो दी थी। ये इतना था यहाँ पर। तो यहाँ पे एक पार्ट ख़त्म होता है। इसके बाद पार्ट आता है अंग्रेज़ों का। अंग्रेज उस वक्त तक जा कर के इंडिया में अपना पूरा पैर जमा चुके थे। अब उन्हें क्या चाहिए था कि यहाँ पर काम करने वाले लोग चाहिए थे, बट लोग यहाँ पे उन्हें नहीं मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे और स्किल्ड नहीं थे। तो इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड मैकेले को बुलाया, और लॉर्ड मैकेले ने एक एजुकेशन सिस्टम दिया जिसको मैकेले मिनट के नाम से जानते हैं, जिसमें ये करार दिया गया कि भाई इंग्लिश ही प्राइमरी एजुकेशन रहेगी, जो इंग्लिश जानेंगे उन्हें जॉब दिया जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम बना करके इंडियंस लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू किया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि ब्रिटिश का ऐसा कोई रुझान नहीं था कि यहाँ के लोगों को एजुकेट करके उन्हें आगे बढ़ाना है। उनका बस ये एम था कि हमें यहाँ के लोगों को एजुकेट करना है और उससे अपने काम को लेना है। इसके अलावा उनका और कोई टारगेट नहीं था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई अगले 100 सालों के लिए, और वो आराम से यहाँ के लोगों को एजुकेट और अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें काम करने वाले लोग चाहिए, जो उनसे बिना पूछे काम कर रहे, वैसे लोग उन्हें मिलते जा रहे थे। यहाँ तक ये दूसरा पार्ट था आपका। लेकिन इससे एक चीज़ तो हुआ कि कम से कम अंग्रेजी तालीम प्रोमोट हो रहा था किसी भी एतबार से। अब जब एजुकेशन प्रोमोट हो रहा था, एजुकेशन को प्रोमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशन चाहिए बहुत सारे, तो जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूशन और स्कूल को कहीं ना कहीं फाउंडेशन करना होगा, और अगर उनको फाउंडेशन करना है तो उसके लिए फंडिंग भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए राजा राम मोहन रॉय, राजा राधाकांत देव, इसके अलावा डेरेजियो, ये लोग सामने आए थे। उन्होंने लोगों को ये बताया, इससे रिलेटेड जागरूकता फैलाई कि भाई आपको अंग्रेजी तालीम सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये ज़बान नहीं सीखोगे तो आप अंग्रेजों से नहीं लड़ पाओगे। अगर हम उनसे लड़नी है तो आपको उनकी ज़बान सीखनी होगी। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके इन डिटेल हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके अंग्रेजी तालीम की तरफ लोग बढ़ते चले गए, और यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हुआ हमारे इंडियन हिस्ट्री में। यहाँ तक तो एक पार्ट ये था। थर्ड पार्ट आपका जो चैप्टर में दिया है सेकेंड चैप्टर में, वो है ब्राह्मण समाज से रिलेटेड। अब ब्राह्मण समाज अगर मैं आपको बताऊँ तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा समंदर है। इसको 2 या 5 मिनट के लेक्चर्स में ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके जो सिलेबस में छोटा सा है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल जो भी है। ऐसे आपके नॉलेज के लिए बता दें, ब्राह्मण समाज को अगर हम सेपरेटली पढ़े तो वो खुद में अपने आप में ही एक चैप्टर बन के है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके चैप्टर के एंडिंग में कुछ उन लोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने मजहब से रिलेटेड काफ़ी काम किए थे, यानी कि मजहबी एतबार से उन्होंने कोशिश की कि लोग अंदर जागरूकता फैलाया जाए कि ताकि वो मजहबी एतबार से भी मजबूत रहें, क्योंकि एजुकेशन मिल रहा है तो, लेकिन मजहबी एतबार से भी लोग मजबूत होने चाहिए, उनको अपने मजहब की भी होनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर रेनेसा करके एक टॉपिक आता है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही थी। जब एजुकेशन आया तो उस वक्त जो एजुकेशन आया था वो काफ़ी महंगा था। अब इंग्लिश एजुकेशन महंगा होने की वजह का तो ज़मींदार जो थे, उनके जो बेटे थे, वो तो इस एजुकेशन को ईजिली अवेलेबल करा पा रहे थे अपने लिए, बट जो मजदूर थे उनके बच्चों के लिए ये तालीम बहुत महंगी हो रही थी, तो वो नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत चली, और ये जो बदलाव आता है कि वो जो महंगी तालीम था अंग्रेजी की, उसको उठा करके गरीब लोगों तक पहुंचाने का जो काम था, इसी चीज़ को आपके बुक में रेनेसा के टर्म से दिया गया है। बस इतना ही आपके चैप्टर्स में कहानी शुरू होती है, वहाँ से ख़त्म होती है। यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, अगर एक भी लेक्चर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक है, कर ही लिया होगा मुझे उम्मीद है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ बात आपने नोट किया होगा और आपको एक ओवरव्यू समझ में आ चुका होगा इस चैप्टर में होने क्या वाला है आगे चल के। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।